हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। तो दोस्तों, दिल्ली में इलेक्शन का टाइम है, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फेस्टिवल। हर वोट इम्पोर्टेंट है, हर आवाज जरूरी है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, क्या हम ऐसे लोगों को वोट दे रहे हैं जो डेमोक्रेसी के लायक भी हैं? दिल्ली इलेक्शंस का माहौल सिर्फ पॉलिटिकल डिबेट्स और प्रोमिसेस तक सीमित नहीं है। एक और चर्चा है जो हर बार उठती है, क्या ऐसे लोग जो खुद कानून तोड़ते हैं उन्हें कानून बनाने का हक होना चाहिए? इन्हीं सब के साथ एक नजर इस बात पर भी डालेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन से जुड़ी कौन सी प्ली आई है जो कहती भी है कि शायद कोई ईमानदार कैंडिडेट हम सब के बीच है ही नहीं। उसके पहले अब जरा इन नंबर्स पर ध्यान दीजिए जो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दिल्ली के असेंबली इलेक्शंस में 3 बड़ी पार्टीज आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के 43% कैंडिडेट्स पर क्रिमिनल चार्जेस हैं। और अगर आम आदमी पार्टी की ही बात करें तो वो तो सबसे आगे है, जहां 58.5% कैंडिडेट्स के खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड है। कांग्रेस के 41.5% और बीजेपी के 28% कैंडिडेट्स भी इसी दायरे में आते हैं। टोटल 699 कैंडिडेट्स में से 129 पर क्रिमिनल चार्जेस है, जिनमें से 89 यही 3 बड़ी पार्टीज के हैं। आम आदमी पार्टी के 3 प्रोमिनेंट लीडर्स पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल, फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर भी करप्शन से जुड़े केसेस है। AIMIM ने भी कुछ कंट्रोवर्शियल कैंडिडेट्स को फील्ड किया है, जैसे फॉर्मर आम आदमी पार्टी काउंसलर ताहिर हुसैन और जामिया अलुमनाई प्रेसिडेंट शिफा उर रहमान खान, जो दिल्ली राइट्स केसेस में अक्यूज्ड है और अभी जेल में है। इन दोनों ने कस्टडी पैरोल पर नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए हैं और फिर वापस जेल चले गए हैं। पर ऐसा है कि सिर्फ क्रिमिनल चार्जेस तक बात सीमित नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, इलेक्शन के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ने के भी 439 केसेस रजिस्टर हुए हैं, सिर्फ 7 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में ही। दिल्ली पुलिस ने इन वायलेशंस के लिए सख्त कदम उठाए हैं। इलीगल एक्टिविटीज के क्रैकडाउन में 238 इलीगल फायर आर्म्स और 332 कार्ट्रिजेस पकड़ी गई है। 38,075 लीटर्स लिकर वर्थ ₹1 करोड़, 104.90 kg ड्रग्स वर्थ ₹17 करोड़ और 1200 से भी ज्यादा बैंड इंजेक्शंस भी सीज हुए हैं। ₹3.22 करोड़ कैश और 37.39 किलो सिल्वर भी पकड़ाया है। बट ये पॉइंट है कि ये सिर्फ माइनर वायलेशंस की बात नहीं हो रही है। कुछ कैंडिडेट्स के ऊपर सीरियस चार्जेस हैं जो आपको हैरान कर देंगे। टेररिज्म और रेप से लेकर मर्डर तक के चार्जेस। इंटरेस्टिंगली कई लोग ये सवाल भी उठा सकते हैं कि ये सब तो बस एक्यूजेशन है, चार्जेस है, ना कि कन्विक्शन, या यूं कहे तो कोर्ट ने लोगों को गिल्टी डिक्लेयर नहीं किया है। और इसी से जुड़ी एक प्ली बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में हियर भी हो रही थी। जस्टिस सूर्यकांत और N कोटेश्वर सिंह के सामने एक अहम सवाल उठाया गया, क्या मर्डर और रेप जैसे सीरियस चार्जेस में फंसे लोगों पर इलेक्शन लड़ने से बैन लगाने से उन्हें इरिवर्सिबल नुकसान होगा अगर बाद में वो ट्रायल के बाद बेगुनाह साबित होते हैं? सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि अगर एक इलेक्टेड व्यक्ति बाद में सीरियस क्राइम्स में दोषी पाया जाता है तो कानूनी रिलीफ के प्रोविजंस भी है। पिटिशनर और एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने आर्ग्यू किया कि कैंपेन और इलेक्शन लड़ना फंडामेंटल राइट्स नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया, देश में सिर्फ 5000 सीट्स है और 1 बिलियन से ज्यादा लोग, क्या हम इलेक्शंस के लिए ईमानदार लोग नहीं ढूंढ सकते? इस पर जस्टिस कान ने जवाब दिया, और इनमें से कितने लोग खुद आगे आके इलेक्शंस लड़ते हैं मिस्टर उपाध्याय? जस्टिस कान ने एक और ऑब्जर्वेशन किया था कि हमें एक देश के रूप में इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, क्या हमें ईमानदार लोगों की जरूरत है? मिस्टर उपाध्याय ने कहा कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ईमानदार लोग नहीं आते क्योंकि सिस्टम ही कोलैप्स कर चुका है। ये एक्सचेंज तब हुआ जब मिस्टर उपाध्याय ने ओरल मेंशनिंग की, अपनी पिटीशन की, और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 27 को फर्दर हियरिंग करने का फैसला लिया है। ऐसे तो आप सुनकर चौंक भी जाएंगे कि एक समय पर सुप्रीम कोर्ट ने अग्री भी किया था टू एग्जामिन अ प्रोपोजिशन मेड बाय द इलेक्शन कमीशन टू आस्क पॉलिटिकल पार्टीज टू नॉट गिव टिकट्स टू दोज विद क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स। ये बात है साल 2020 की, जब जस्टिस RF नरीमन की बेंच के सामने प्रेजेंट होते हुए सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने कहा था कि 46% मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। सुप्रीम कोर्ट के क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के खिलाफ जजमेंट्स का एक लंबा सिलसिला रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम की गहराइयों को अब तक छू भी नहीं पाया है। बेंच, जिसमें कि जस्टिसेस RS भट्ट भी शामिल थे, ने मिस्टर सिंह और पिटिशनर अश्विनी कुमार उपाध्याय के लॉयर सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण से कहा कि वो मिलकर एक जॉइंट प्रपोजल तैयार करें जो इंश्योर करे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्रिमिनल पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करने से बचे। जस्टिस नरीमन ने बेंच की तरफ से बोला था कि अगर हम पॉलिटिक्स को क्रिमिनल वर्ल्ड के लोगों से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं तो ये देश और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। कोर्ट ने दोनों सीनियर लॉयर्स को 1 हफ्ते का प्रपोजल लाने के लिए भी दिया था टाइम। कोर्ट ने उस समय दोनों सीनियर लॉयर्स को 1 हफ्ता भी दिया था प्रपोजल के साथ आने के लिए।
मिस्टर सिंह ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को कर्ब करने के लिए कई मेजर्स लिए हैं, लेकिन अब तक उनका कुछ खास असर नहीं हुआ है। आपको बता दें कि मिस्टर उपाध्याय ने एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की थी, जिसमें उन्होंने अथॉरिटीज और पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ एक्शन की मांग की है, क्योंकि उन्होंने सितंबर 2018 के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट का पूरा पालन नहीं किया। इस जजमेंट में पॉलिटिकल पार्टीज को कैंडिडेट के पेंडिंग क्रिमिनल केसेस ऑनलाइन पब्लिश करने को कहा गया था। इस जजमेंट में पार्लियामेंट से कहा गया था कि एक स्ट्रॉन्ग लॉ लाए जो पॉलिटिकल पार्टीज को उन लीडर से साफ करे जो सीरियस क्राइम्स के ट्रायल का सामना कर रहे हैं। उस समय के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की लीडरशिप वाले 5 जज बेंच ने ये कहा था कि पॉलिटिक्स के रैपिड क्रिमिनलाइजेशन को सिर्फ टेंटेड लेजिस्लेटर्स को डिस्क्वालीफाई करके रोका नहीं जा सकता। इस क्लिंजिंग प्रोसेस की शुरुआत पॉलिटिकल पार्टी से ही होनी चाहिए। ऐसे अगर हम आज के समय पर वापस आए तो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स की ही बात करें तो विजय भगवान उमकर पर अटेम्प्ट टू मर्डर का इल्जाम है, सुरेंद्र भारद्वाज पर रॉबरी का चार्ज है, कांग्रेस के मंगेश त्यागी पर नेग्लिजेंस से मौत होने का केस है। AIMIM के कैंडिडेट्स का नाम भी कंट्रोवर्शियल लिस्ट में है, जैसा कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। मुस्तफाबाद के ताहिर हुसैन और ओखला के शिफा और रहमान खान पर राइट्स, टेररिज्म और इवेंट कॉन्स्पिरेंसी के चार्जेस है। साथ ही MCC वायलेशंस के तहत इलीगल लिकर, ड्रग्स और कैश सीज होने के इंसिडेंट्स ने इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये सोचने पर मजबूर नहीं करता कि हम किन लोगों को वोट दे रहे हैं? इलेक्शंस एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है, जिसमें लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं। लेकिन ये रिप्रेजेंटेटिव अगर खुद कानून तोड़ने वाले हो तो क्या ये डेमोक्रेसी के रूह के खिलाफ नहीं है? आम आदमी से लेकर पॉलिटिकल पार्टीज तक सबको ये सवाल खुद से पूछना होगा कि हम ऐसे सिस्टम को कैसे सुधार सकते हैं जहां क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले लोग इलेक्शंस लड़ते हैं, सिर्फ वोट्स के चक्कर में इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज की जा रही है। तो इस मामले का सोल्यूशन क्या है? स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड चेक्स। इलेक्शन कमीशन को और सख्त होकर कैंडिडेट्स के बैकग्राउंड्स चेक करने चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन सीरियस चार्जेस, जिनके ऊपर हीनस क्राइम्स के चार्जेस है, उन्हें इलेक्शंस लड़ने का हक नहीं होना चाहिए। और पब्लिक अवेयरनेस, वोटर्स को समझना होगा कि वोट देना एक जिम्मेदारी है। जैसे हम अपनी पर्सनल लाइफ में डिसीजन सोच समझ कर लेते हैं, वैसे ही पॉलिटिक्स में भी रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस बनानी चाहिए। अब जहां मटियाला और जंगपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आम आदमी पार्टी, BJP और कांग्रेस के सभी कैंडिडेट्स पर क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड है, वहां के वोटर्स के पास तो एक ही ऑप्शन है, चूज योर फेवरेट क्रिमिनल। पर यह भी सच है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्लीन है, जैसे त्रिलोकपुरी और हरिनगर। यहाँ पर एक भी टेंटेड कैंडिडेट नहीं है। तो सवाल ये है कि ये एग्जाम्पल हर कॉन्स्टिट्यूएंसी क्यों नहीं फॉलो कर सकती? तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या हम ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देंगे जो खुद कानून तोड़ने वाले हैं? यही वक्त है सोचने का और समझने का कि एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए सिर्फ वोट देना नहीं, पर सही इंसान को वोट देना जरूरी है। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। Until then, keep following लॉ चक्रा।